और मैं अपने आप को अपने साथी डॉक्टर संग्राम यादव से संबद्ध करते हुए ये बात सही है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला, इस प्रदेश के अंदर आरक्षण की शुरुआत हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आरक्षण का विरोध किया। मुझे याद है कि जब इस देश, चूंकि मैं उस विधानसभा से चुनकर आता हूं, जहां से स्वर्गीय वीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आता हूं। और जब हम लोगों ने आरक्षण की डिमांड किया, जब आरक्षण हम लोगों को मिलने की प्रयास जारी हुआ, तो मंडल को रोकने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल का आंदोलन भी लाने का काम किया था। लेकिन लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भाषण, ये ऐसा है अधिष्ठाता जी, ये भाषण का कोई मतलब नहीं। जो टू दी पॉइंट आपने जो नोटिस दिया उसको बोले मंत्री जी, पॉइंट का कोई मतलब नहीं इसका। नहीं मालूम, ये नहीं चलेगा। जो टू दी पॉइंट बोलिए, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। ये नहीं, जो नोटिस दिया उसके ऊपर बोले, या इनको ग्राह्यता भी कोई करता नहीं। हम पॉइंट पे आ रहे हैं। एक सेकंड, अधिष्ठाता महोदय, वो नोटिस आपने दी है, सिर्फ आप उसी पर बोलेंगे, इधर उधर कुछ नहीं। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। इतना टाइम लेंगे पॉइंट पर आने में? माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसी हमारी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग को यादव आयोग बनाकर बैकवर्ड की दूसरी जातियों में आप सब हो गया करके आप वोट तो लेने का काम किया। आप वही बातें, मैं माननीय मंत्री जी उसी पे आ रहा हूँ। नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं वोट तो जी बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बात सब आ गई। जिसका विज्ञापन कई आपके सामने रखा गया, मैं तो बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं श्रद्धेय नेताजी का। मैं आज उन्हें याद करते हुए इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि गांव के गरीब को कैसे आरक्षण मिले, गांव का गरीब कैसे आरक्षण प्राप्त करे, उसके लिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था करने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया था, जिसकी देन थी कि गांव के गरीब को सरकारी नौकरियों में पहुंचने का मौका मिला। गांव का गरीब सरकारी नौकरी के माध्यम से अपने घरों में खुशहाली पाने लगा। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई, मुझे यह बात कहने में कोई दो राय नहीं, एक तरफ तो आरक्षण की कटौती हुई, दूसरी तरफ नॉट फॉर सुटेबल का इंतजाम कर दिया गया। जब हमारा नौजवान कंपटीशन करने लगा, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से ज्यादा नंबर पाने लगा, उनको अलग से नौकरियों का इंतजाम होने लगा, तो नॉट फॉर सुटेबल का इंतजाम कर दिया गया। नॉट फॉर सुटेबल, उसी संस्था में हमारा नौजवान नौकरी कर रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, लेकिन जब सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिलता है तो उसे नॉट फॉर सुटेबल में घोषित करके उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मुझे यह बात कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान जो सरकार है, ये किसी न किसी माध्यम से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कि आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए आउटसोर्सिंग का इंतजाम कर दिया गया। आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए सरकारी संस्थानों को खत्म कर दिया गया। आरक्षण न देना पड़े, सारी संस्थानों का निजीकरण करने का प्रयास किया गया। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस आईएएस की परीक्षा के लिए हमारे नौजवानों को अथक मेहनत करना पड़ता है, अथक परिश्रम करके नौजवान हमारा किसी तरह से आईएएस की परीक्षा पास करता था, लेकिन यहां पर
लेटरल एंट्री का भी इंतजाम किया गया। बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े घराने के बच्चों को पीछे दरवाजे से इस देश के कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए इस इंतजाम को भी किया गया। यहां पर आरक्षण को प्रभावित करने का काम किया गया। अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश का नौजवान, खास तौर से पीडीए का नौजवान, दलित बैकवर्ड नौजवान, जो पीडीए का नौजवान है, मुझे यह बात कहने में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी पारदर्शिता के साथ आरक्षण को लागू कराया। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। इन्होंने कराया भी। हमारे नेता ने कहा उसको टेबल करो, लेकिन बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं, इन्होंने टेबल इसलिए नहीं किया कि उस नियुक्ति में यादव के साथ बैकवर्ड की सारी जातियों को बराबर की हिस्सेदारी मिली थी, इसलिए इन्होंने टेबल करने का काम नहीं किया। अगर ये टेबल करते तो पोल खुल जाती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को सबको नौकरी मिली थी। इसलिए इन्होंने टेबल न करके जातियों को आपस में लड़ाने के लिए इस व्यवस्था को इन्होंने जिंदा रखा। मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना ज्वलंत मुद्दा है, इतना जरूरी मुद्दा है, इस पर बहस कराने की आवश्यकता है। अगर इस पर जब तक सदन की कार्रवाई को नहीं, बीच में घड़ी बंद हो गई, समय दिया गया है, समाप्त करिए। 10 मिनट का समय दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी ने। मैं आपके माध्यम से मैं अधिष्ठाता महोदय, एक सदन के अंदर हमारे जो साथी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, संविधान की देन थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन थी कि आप सदस्य बनकर सदन में आए हो। आप तो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, पीडीए पिछड़ों के रास्ते में रुकावट मत बनो। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि इस देश में आपने जाना होगा कि जयचंद का भी इतिहास था, जयचंद का भी इतिहास था, कहीं आपको भी उसी रूप में संबोधित ना करना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई में साथ दो। बड़ी उम्मीद के साथ पिछड़े दलित के लोगों ने, बाबा साहब ने, जो पूरे प्रदेश का दर्द था, जो पूरे प्रदेश के पिछड़ों को दर्द था, जो डर था कि संविधान कहीं बदल ना दिया जाए, जिस तरह की आज रवैया दिखती है कि अगर इनको मौका मिलेगा कि संविधान को बदलने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि जो हमें छोटे छोटे अधिकार मिले हैं, जो छोटे छोटे हमारी जरूरतें की पूर्ति हो रही है, इसको समय समय पर ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह के साथ कि ये बहुत जरूरी विषय है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस लोक महत्व के विषय पर धन्यवाद चर्चा को रुकवा करके इस धन्यवाद का काम करें, जिससे इस बैठिए संदीप जी, बैठिए, पिछड़ों को, दलितों को न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, किया था और जब भर्ती घोटाले में और उसकी विजिलेंस जांच हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल है, क्या हुआ बताइए? आपका एक मंत्री आपने ही बर्खास्त किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बर्खास्त किया था। क्या किया आपने? आपके सरकार में, आपकी सरकार में क्या हुआ बताइए हमको। श्रीमती पूजा, क्या बर्खास्त किया था आपने? आपने क्यों बर्खास्त किया था बताइए मुझको। संग्राम जी बताइए क्यों बर्खास्त किया था आपने? बैठ जाइए। भर्ती घोटाले में आपकी सरकार में। बैठिए अजय सिंह जी, बैठिए। पूजा सरोज जी। अधिष्ठाता महोदया, आज आपने मुझे देश के भविष्य, छात्रों, अभ्यर्थियों, नौजवानों और बेरोजगारों पर नियम 56 बात नहीं रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तर प्रदेश में नौजवानों की मनोदशा आज बेहद चिंतनीय है।
सरकार को आज 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर आज भी उत्तर प्रदेश का नौजवान ये सवाल पूछ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उन नौजवानों की मेहनत की कोई कीमत नहीं है। जहां सरकारी नौकरियों को स्थिरता और सम्मान का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी लापरवाही से उसे अनिश्चितता और इंतज़ार का एक नाम बनाकर रख दिया है। भर्तियां समय पर नहीं आ रही हैं, जो आ भी रही हैं उसकी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, वर्षों तक परिणाम लंबित रह रहे हैं, चयन प्रक्रिया अदालतों में पेंडिंग रह रही हैं। नौजवान दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, लेकिन जब जवाब में उसे मिलता है सिर्फ आश्वासन, तारीखें और इंतज़ार। सरकार बेरोजगार की बात तो करती है, परंतु सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को जब भरने की बात आती है तो वो अपने उन अभ्यर्थियों से, उन नौजवानों से, उन बेरोजगारों से किनारा कर लेती है। अगर सरकार चाहती तो वो जो लाखों पद रिक्त हैं सिर्फ उनको ही भर दिया जाता, तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी नौकरियां लग जाती। लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है, वो नौकरी नहीं देना चाहती क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती। संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं के भविष्य को और असुरक्षित किया जा रहा है। नौजवान ये सवाल पूछ रहा है कि हम सब्र कब तक करें। उनकी उम्र निकलती जा रही है, अवसर खत्म होते जा रहे हैं, परंतु प्रदेश में युवाओं के सपने भी टूटते जा रहे हैं, परंतु ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं है माननीय अधिष्ठाता महोदय, बल्कि संविधान में मिले अधिकारों की रक्षा की बात है कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग पे जिस पे लाखों युवाओं की जिम्मेदारी है, जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, पर आज वो संस्था किस तरह से सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग ईमानदारी से आरक्षण दे रही है छात्रों को? क्या वो वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक हक से वंचित नहीं कर रही है? हम देखते हैं कि कभी आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी हो जाती है, कभी पदों की संख्या स्पष्ट नहीं की जाती, कभी चयन सूची में वर्गवार विवरण नहीं दिया जाता, कभी योग्य अभ्यर्थियों को लंबे समय तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है, यह संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि संविधान तभी जीवित होगा जब उसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा, पर ये सरकार की मनोदशा और मंशा ठीक नहीं है पिछड़े और दलितों को लेकर, इसलिए वो सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती। संविधान की मूल भावना मान्यवर सिर्फ समानता थी। समानता का अर्थ समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि असमान परिस्थितियों में समान अवसर देना है। उसी असमान परिस्थितियों में समान अवसर प्रदान करने की बात का नाम है आरक्षण। सदियों तक कुछ जातीय वर्गों को विशेष रूप से शिक्षा, भूमि, सम्मान और समान अवसरों से वंचित रखा गया। ऐसे ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करने का नाम है आरक्षण। शासन, प्रशासन, संसद और विधानसभाओं में सभी वर्गों की भागीदारी हो और सभी वर्गों की आवाज उसमें शामिल हो, उस आवाज को शामिल करने का नाम आरक्षण है। समाज में संतुलन और न्याय लाने के लिए एक संवैधानिक उपाय बनाया गया, उस उपाय का नाम आरक्षण है। लेकिन आज ये सरकार उस आरक्षण को देने के लिए अपनी उनकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए वो पद ही नहीं निकाल रही है, वो लोगों को नौकरियां ही नहीं देना चाहती। हम दलित पिछड़ों से आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं मान्यवर कि आरक्षण जब वर्गों के हिसाब से मिला था, तो हम दलित पिछड़ों को भी अपनी अपनी जातियों में बंटकर नहीं, बल्कि उन जातियों को दफनाकर एक वर्ग बनकर खड़ा होना होगा, और वो पीडीए वर्ग है। हमें उसके माध्यम से खड़ा होना होगा, तभी जाकर ये व्यवस्था बदलेगी और तभी जाकर हमें हमारा हक मिलेगा। धन्यवाद। मैं 2 लाइन में बस अपनी बात खत्म कर दूंगी। एक कविता है मान्यवर, बस मैं वही पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूंगी।
कागजों में ही सिमट गई सरकारी भर्तियां, तारीखों में उलझ गई नौजवानों की सदियां। मेहनत हाथों में है, आंखों में है सपनों की आग, पर सरकार ने बुझा दी उम्मीद का हर चिराग। धन्यवाद। पेपर लीक हुआ, खामोशी छा गई, उम्मीद एक बार फिर ठगा गई। खाली पड़ी नौकरियों की कुर्सियां सवाल करती हैं आज, कब जानेगा सिस्टम, कब बदलेगा राज। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने माननीय अधिकार मंत्री जी रखने का मुझे अवसर दिया और मैं चाहती हूँ इस अविलंबनीय महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए, सभी सदन की कार्यवाही रोक के। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हेलो हेलो, माननीय अधिष्ठाता जी, योगी सरकार में हर स्तर पर आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन किया जा रहा था, किया जा रहा है और आगे भी मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को, पूरे प्रदेश को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण का अक्षरशः पालन जो संविधान की व्यवस्था है उसका किया जाएगा। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, एक आपने केस बताया मौर्या वाला। मौर्या का केस सिंगल बेंच से आया था और मौर्या का केस मान्यवर हम आपको भेजे देते हैं कागज, अगर आप चाहें तो ये स्टे है, ये डबल बेंच से स्टे है, माइग्रेशन का विषय है, उसके ऊपर चूंकि स्टे है इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है इस समय। दूसरी बात, एक आपने उत्तर कुंजी की बात बताई। ये व्यवस्था पहले तो थी, लेकिन अब व्यवस्था ये है कि जिस समय फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की कुंजी जारी की जाएगी और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उसमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई बंगलिंग या किसी प्रकार की अनियमितता न है, न होगी और न ही किसी प्रकार की आशंका होना चाहिए उसमें। लेखपाल की भर्ती में माननीय इतना कहना चाहेंगे कि राजस्व परिषद उसमें फिर से परीक्षण कर रहा है और जो भी आरक्षण की व्यवस्था होगी उसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक विषय आपने उच्च शिक्षा में आयोग का जो हमारे नए अध्यक्ष हैं उसका नियुक्ति हो चुकी है, श्री प्रशांत कुमार जी, वो आगे का आयोग का कार्यभार संभाल लिया उन्होंने। अब उसमें वही अपने हिसाब से सब गतिविधियाँ को संचालित करेंगे। एक आपने पशु चिकित्सा अधिकारी वाली बात बताई। माननीय ओबीसी का जो आपने फिगर पढ़ा उसमें 535 में पहले से ही 588 लोग इसमें पद भरे हैं, इसलिए आरक्षण का अधियाचित पदों की संख्या आपने लिखा है उसमें 0 है। जब ऑलरेडी वो पद भरे हैं तो उसमें किसी प्रकार का नियुक्ति नहीं होने जा रही, किसी प्रकार का आगे का वही कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये मन में शंका नहीं होनी चाहिए मान्यवर, आज मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि इतना जबरदस्त उधर से ये आ रहा है कि आरक्षण को विरोध कर रहे हैं, वो साहब कह रहे हैं अरे पूछो आरक्षण का हम क्यों विरोध करेंगे। हमारे मंत्रिमंडल में 19 लोग हैं ओबीसी के। सुन लें, इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, आज ऊपर से लेकर नीचे तक जो आपकी व्यवस्था 27% की है उससे ज़्यादा आरक्षण हमने ऊपर से लेकर नीचे तक दिया है। और ये किसी प्रकार से ये आरोप पूरी तरीके से मिथ्या है। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जनता को भ्रम में डालने वाला है, गुमराह करने वाला है कि हम किसी भी तरीके से आरक्षण को नहीं चाहते हैं या आरक्षण की व्यवस्था को हम किसी प्रकार से डाइल्यूट कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम इसको नकारते हैं। और योगी की सरकार में जितने भी, जब से 2017 से सरकार आई है, हर स्तर पर इस बात की कोशिश की गई कि हम आरक्षण का पालन करें और आगे किसी प्रकार की आपको इसमें कमी नहीं मिलेगी, नहीं शिकायत करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मानिए जितनी भी आपने बातें कही थी उस सबका जवाब दे दिया गया। अभी इतिहास और भूगोल तो है हमारे पास, है नहीं जो हम उसको बताते रहें,
लेकिन हर बात का जो है जवाब मैंने दे दिया। इसलिए मान्यवर ये नियम 56 में नहीं आता मान्यवर, इसलिए इसको अग्राह्य किया जाए, यही मेरा अनुरोध है मान्यवर। मैंने माननीय सदस्यों को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, ये नियम 56 में नहीं आता, इसको अग्राह्य करता हूँ। मत संख्या 40, मत संख्या 40 हो गया। चौधरी साहब का तो सभी लोगों ने सुबह सम्मान व्यक्त कर दिया। चौधरी साहब की फोटो आप राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल मत करिए। चौधरी साहब की फोटो को एक सम्मान के साथ अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी फोटो को इस्तेमाल मत करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जयंती है तो हम सब लोगों ने उनके प्रति आदर व्यक्त किया है। जयंती का मतलब यह थोड़ी है कि शोर मचा के उनके जयंती को मनाएंगे। चौधरी साहब ने कहा था कि अनुशासन में रहना चाहिए, वो आप मान नहीं रहे। चौधरी साहब ने कहा था कि विधानसभा विधायी संस्थाओं को सहयोग करना चाहिए, वो आप मान नहीं रहे। चौधरी साहब ने हो गए, उसके किसान दिवस से तो बात हुई ना, रोज ही बात होती है किसान दिवस के ऊपर। नहीं कोई आपके नोटिस में कुछ ऐसा वो नहीं है। नो, अरे सुन रहे हैं सुबह से सब लोग सुन रहे हैं, सारे किसानों की बात हो रही है। क्या शिक्षा में किसान नहीं है क्या? अमर रहे, हम भी यही कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं अमर रहे। अब बताओ, सब लोग बोल रहे हैं अमर रहे, कौन कह रहा है कि अमर रहे? चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे, तो सब लोग बोल रहे हैं, एक स्वर से बोल रहे हैं। बोलिए चौधरी चरण सिंह। अब चलो ना। वो अरे जो आप बोल रहे हैं वो तो सब लोग बोल रहे हैं। चौधरी साहब का नाम किसी भी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल मत करिए। चौधरी साहब का नाम बहुत बड़ा है, आप चौधरी साहब का नाम अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल मत करो। अरे रोज ही तो हो रही है किसान की बात, रोज हो रही है। हमने तो बहुत सारी बातें कही थी, सब तो नहीं मानते हो। हम तो बहुत सारी बातें कहते हैं। देखिए किसान दिवस है ना आज, अब वही आज किसान दिवस है। अरे मेरी बात सुनिए ना, चौधरी साहब ने ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की भी बात करी थी, और अभी जो पहला बिल है वो यही है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आबादी अभिलेख विषयक के ऊपर उसका विचार किया जाए। तो पहला नंबर तो वही है जो चौधरी साहब ने कहा था। तो चलो प्लीज, नहीं तो किसान की बात रोज होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हर समय 24 घंटे की बात नहीं होगी। वो भी होगा, क्या पूछ के बता देंगे? अरे हाउस मैंने चलाना है, उन्होंने चलाना है। सर ये किसानों की बात है। अब तैयारी करके, हाँ शायद ये तैयारी करके बैठे थे, आप लोगों ने बोला नहीं। उस समय आपने बोला नहीं। सही बात है, आप शायद से पूछ लीजिए। हाँ पूछ लेते। चलिए कल ले लेंगे, चलो कल ले लेंगे। चलो अब शायद जी तैयारी थे इसलिए कर लेंगे, नहीं तो नहीं लेते। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को